हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जहांगीर, आपका केमिस्ट्री टीचर। इस लेक्चर में क्या करवाऊंगा, एलिंगम डायग्राम। ठीक है ना। इससे पहले जो आपने क्लास ली थी उसमें एलिंगम डायग्राम के मैंने बेसिक्स अपलोड किए थे। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसलिए इस लेक्चर में अपन क्या करें, उससे आगे मूव करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस को कैसे डील करना है इसके डायग्राम को देखकर। क्योंकि बच्चों आपको बहुत दिक्कत आती है कि डायग्राम देखकर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको डील कैसे करना है। बहुत आसान है, जस्ट एग्जांपल का डायग्राम देखना है और आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से उसको डील करना है। लेकिन फिर पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट। अभी जो अपन पढ़ने वाले हो क्या, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन। आपको पता है कि रिडक्शन के लिए कुछ मेटल्स भी यूज की जाती है, जो पिछले अपने डायग्राम में देखा था। उसके साथ साथ कुछ अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको भी यूज करना है। इसमें कई बार आपकी दिक्कत रहती है कि सर CO यूज करें या C यूज करें, कब कौन सा यूज करें। बेटा ये डिपेंड करता है उस मेटल ऑक्साइड पर जिस जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, प्लस कार्बन और CO की पोजीशन पर। ठीक है, पहले अपन यहां आ जाते हैं। टेम्परेचर और डेल्टा जी के बीच ग्राफ है कार्बन का। सबसे पहले ये है टेम्परेचर कार्बन का CO के अंदर कन्वर्जन, ये है CO का CO2, ये है कार्बन का CO। पहला डाउट यही आ गया कि ये कन्वर्जन इस तरीके से कैसे किया गया। इस कन्वर्जन को अपन बहुत ही अच्छे तरीके से समझे। आपके पास 3 कन्वर्जन है। जैसे मैं ये बेटा A ले लेता हूं, ये आपका आ गया B और ये आ गया मेरा C। सबसे पहले मैं बात करता हूं कन्वर्जन A। कन्वर्जन A है CO से CO2। बैलेंस करें इक्वेशन को, CO प्लस हाफ O2 इक्वल टू CO2। आपको पता है दिस इज गैस, गैस एंड गैस। इसमें डेल्टा Ng क्या है, डेल्टा Ng मतलब क्या होता है, गैस के मोल्स में चेंज। यहां पर 1 है, यहां पर 3/2 है, इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 1/2। इसका मतलब हो रहा है गैस के मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। गैस के मोल्स डिक्रीज हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, एंट्रोपी कम या ज्यादा। मतलब गैसेस पहले अलग लगती है, अब इकट्ठी होके कम हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब डेल्टा S इक्वल टू नेगेटिव, मतलब डिस्टर्बेंस डिक्रीजिंग। इसका मतलब होगा, देखो पूरा लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिक्रीजिंग। इसका मतलब डिस्टर्बेंस डिक्रीजिंग। इसका मतलब एंट्रोपी, पहला अपन पूरा लिख देते हैं ना ताकि समझने में बहुत आसानी हो। एंट्रोपी कम हो रही है, डेल्टा S इक्वल टू नेगेटिव। अगर मैं बात करूं डेल्टा H की, एंथैल्पी का, तो एंथैल्पी बताए बेटा, गैसेस आपस में जुड़ रही है, जुड़ने पर क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब डेल्टा H नेगेटिव। डेल्टा H तो ऑक्साइड फॉर्मेशन में हमेशा ही अपन ने पहले क्या किया था, नेगेटिव किया था, क्योंकि इन गैसेस को एक तरीके से जला रहे हैं। यहां पर कार्बन को जला रहे हैं, कार्बन को जला रहे हैं, CO को जला रहे हैं, तो ये नेगेटिव। डेल्टा G की बात करें, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब एक बात बताएं, यहां पर आप बता दोगे क्या, आप कैसे बोलोगे, मैं बोल रहा हूं बस, है ना। ये ओवरऑल नेगेटिव, क्योंकि यहां से आए। टेम्परेचर क्या है बेटा, पॉजिटिव रहता है, डेल्टा S नेगेटिव है, तो ये ओवरऑल क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब देखिए आप, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होगी। मतलब ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा तो डेल्टा G की वैल्यू इंक्रीज होगी, किसमें, पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं, इंक्रीज होगी। तो देखिए ग्राफ की स्लोप ऊपर की तरफ होती जाएगी। तो पहला ग्राफ है ये, देखो ऊपर की ओर, मतलब डेल्टा G नीचे ज्यादा था नेगेटिव, ऊपर कम नेगेटिव, नीचे कम पॉजिटिव, ऊपर ज्यादा पॉजिटिव, तो ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। एकदम सही है। सेकंड कन्वर्जन और देखें बेटा, सेकंड और थर्ड अपन थोड़ा फास्ट कर लेंगे। कन्वर्जन B क्या है, कार्बन से CO2। इक्वेशन बैलेंस करें, कार्बन प्लस O2 इक्वल टू CO2। ये आपका सॉलिड, गैस, गैस। अगर डेल्टा Ng बात करूं, मोल्स ऑफ गैस कितने हैं, 1 माइनस 1, ये तो सॉलिड है। अरे अरे अरे, हाँ ये तो गैस ही था। चलो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। सो मोल्स ऑफ गैस आर कांस्टेंट, डिस्टर्बेंस कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट। सो एंट्रोपी डेल्टा S इक्वल टू 0,
डेल्टा एच इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर अपन इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन आपके पास क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ये तो आ गया 0, ये है नेगेटिव, तो टेम्परेचर डिपेंड नहीं करेगा, तो जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहेगी, ग्राफ एकदम सीधा जाएगा। ठीक है ना, तो ग्राफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सी पॉइंट की बात करें, सी पॉइंट क्या है बेटा, सी है कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन प्लस हाफ O2 इक्वल टू CO, दिस इज सॉलिड, गैस, गैस, एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, हाफ से 1 की ओर मूव कर रहा है, तो मतलब 1 माइनस हाफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस हाफ, तो डेल्टा एस इक्वल टू पॉजिटिव और डेल्टा एच इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस, तो ये वैल्यू क्या है यहां पर, पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल क्या रहेगी, नेगेटिव, और ये भी क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब ये होगा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, किसमें, पॉजिटिव में कम होती जाएगी, या फिर अपन बोल सकते हैं डेल्टा जी बढ़ता जाएगा किसमें, नेगेटिव में। नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा मतलब स्लो ग्राफ डिक्रीजिंग, क्या होगा बेटा, ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो ये देखिए ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को अगर आप एक बार समझ में कम आया है तो एक बार दोबारा से देख लें, दोबारा से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अपन ने किस तरीके से डील किया है। ठीक है, तो इनको बेटा आप इस तरीके से ध्यान में रखोगे कि किसका ग्राफ CO का इंक्रीजिंग क्यों है, ये कांस्टेंट क्यों है, ये डिक्रीजिंग क्यों। अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन करने वाले हैं कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का रिड्यूसिंग एजेंट की क्वालिटी कब किसको यूज करना है, 3 इंपॉर्टेंट मेटल्स, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखिए। सो अपन बात करते हैं सबसे पहले जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन की, किससे रिलेटेड है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट अपने को यूज करना है, किस टेम्परेचर पर यूज करना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्राफ है आपको पता है एलिंगम डायग्राम में टेम्परेचर और डेल्टा जी के इक्वल है, पूरा ग्राफ बता रहा हूं, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें ये एक टेम्परेचर दिया हुआ है, इस टेम्परेचर पर यहां पर ठीक है, ये दिया हुआ है, ये आपका जो ग्राफ आपको पता ऊपर की साइड जा रहा है, ऊपर की साइड जो ग्राफ जा रहा था वो कौन सा था, याद कीजिए, अभी मैंने बताया था, ये था कौन सा, CO का, तो मतलब ये आ गया CO से CO2, और ये अपना ग्राफ कौन सा था, ये था यहां पर, अगर मैं लिख दूं इसी साइड लिखे या यहां पर लिख दें, कार्बन प्लस O2, तो यहां पर आ गया ये आपका C से CO। ठीक है, ये ग्राफ, और ये जो ग्राफ है ये आपका किसका है, Zn से ZnO। अब आपको बताना है कि कौन सा ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, विच रिड्यूसिंग एजेंट इज गुड फॉर रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से आपको डील करना है कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग, ये ग्राफ दे रखा है। अब आप याद कीजिए ग्राफ के अंदर एक तो डेटा से कैलकुलेट कर सकते हैं ओवरऑल इक्वेशन का डेल्टा जी, जिसका नेगेटिव होता है तो वो अपन डील कर लेते हैं, या फिर मैंने एक बात बताया था जो ग्राफ में नीचे की साइड होता है वो ऊपर वाले को क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है, तो नीचे वाला और ऊपर वाला अपने को देखना है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास 2 रीजन बने हुए हैं, कौन से रीजन है देखिए, एक तो रीजन एक मिनट, ये रीजन ए है और ये आपका आ गया रीजन बी। अब देखिए मैं बात करता हूं 0 से टेम्परेचर T1 तक, ये मान लीजिए T1 है, एक आपके पास है बेटा रीजन ए, एक है रीजन बी, देखकर बिल्कुल पजल नहीं होना है, ध्यान से देखना है। मैंने ये बताया था जो नीचे की साइड प्रेजेंट होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब आप देखिए ये जो लाइन है ब्लैक वाली, जिंक से जिंक ऑक्साइड, इसके नीचे कार्बन प्रेजेंट है या कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 0 से T1 के रेंज में देखते हैं, 0 से T1 टेम्परेचर, तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखेंगे जिंक ऑक्साइड के नीचे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है मतलब नो रिड्यूसिंग एजेंट, चाहे आपका कार्बन हो या कार्बन मोनोऑक्साइड।
तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट इसको रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि नीचे की साइड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। दोज रिड्यूसिंग एजेंट विच आर प्रेजेंट लोअर द मेटल ऑक्साइड कैन रिड्यूस इट, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में। इसके बाद में देखिए तो ये भी नीचे की साइड है और ये भी नीचे की साइड है, तो रीजन बी के अंदर तो मैं एक रेंज और बना लेता हूं यहां पर, T1 से T2। अब आप देखिए T1 के बाद में देखिए तो नीचे की साइड ये जो जिंक का ग्राफ आ गया T1 से T2 टेम्परेचर, T1 से T2 टेम्परेचर, इस ग्राफ के अंदर देखेंगे यहां से, बाकी पूरा भूल जाए बेटा, यहां से यहां तक देखो तो ये तो जिंक ऑक्साइड वाली लाइन है और ये क्या है, कार्बन वाली लाइन है। तो मतलब इस रेंज के अंदर कार्बन इसको रिड्यूस कर सकता है। तो यहां पर इक्वेशन क्या आ जाएगी, ZnO प्लस कार्बन, है ना। तो क्या बना देगा, Zn प्लस CO। मतलब T1 से T2 टेम्परेचर पर कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मतलब C इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट इस रेंज में। अब आप कहोगे सर T2 के ऊपर बात करें, ठीक है ना, अबाउट T2 से ऊपर का जो टेम्परेचर वहां पर ये भी नीचे की साइड है और ये भी नीचे की साइड है, तो कौन सा होगा, क्या CO भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, यहां पे ये क्वेश्चन राइज आ गया। तो यहां पर मैं कहूंगा कि CO एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है नहीं, और ना ही अपन कार्बन को यहां पर अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कंसीडर करेंगे। मतलब कार्बन एंड CO बोथ बिलो बट नॉट गुड रिड्यूसिंग एजेंट, थर्मोडायनामिक नॉट फीजिबल। मैंने क्या कहा है, इससे ऊपर के टेम्परेचर पर यहां पर कोई भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट अपन नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि बेटा टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया इसका मतलब क्या होगा, वो थर्मोडायनेमिकली फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के अंदर जिंक का जो रिडक्शन करवाया जाता है ZnO का जिंक में, तो कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट मानते हैं, कार्बन ही मानते हैं। तो जिंक ऑक्साइड का कार्बन से रिड्यूस करवाया जा सकता है। सिंपल है, ग्राफ को देखकर आप डील कर सकते हो। यहां से यहां तक जिंक ऑक्साइड के नीचे कुछ भी नहीं है, यहां से यहां तक बात करें तो कार्बन वाला जो ग्राफ है वो जिंक ऑक्साइड से नीचे है, तो कार्बन रिड्यूस कर सकता है। इससे ऊपर CO वाला भी इससे नीचे है और कार्बन वाला भी नीचे है, लेकिन ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए उसको अपन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कंसीडर नहीं करते हैं। तो आप ग्राफ से देखकर आसानी से इसको डील कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें भी डील करना है, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, हाई पर या लो पर, ये डिपेंड करता है मेटल ऑक्साइड के ग्राफ पर। तो अगला FeO के लिए पूछा गया कि कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो देखिए अगेन ये नीचे के पार्ट में है, तो ये यहां पर किसका ग्राफ होगा बताइए, ये कार्बन का है, कार्बन से CO, और ये वाला कौन सा है, ये आ गया आपका CO से CO2, और ये जो ग्राफ है ये किसका है, Fe से FeO, ठीक है। अब आपको बताना है कि विच रिड्यूसिंग एजेंट इज गुड फॉर रिडक्शन ऑफ FeO इनटू Fe। ये मान लीजिए यहां पर कोई टेम्परेचर रेंज आपको दी हुई है, ठीक है। अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं, ये पॉइंट जो होता है ये 710 डिग्री सेल्सियस पर कट होता है। तो आपको मैंने एक सिंपल सा तरीका बताया, क्या, नीचे की साइड देख लें, इसके दो पार्ट है, एक तो रीजन A है और एक रीजन B है, ठीक है। अगर मैं बात करूं रीजन A, रीजन A क्या है, बिलो 710 डिग्री, बिलो 710 डिग्री सेल्सियस, मतलब 710 डिग्री सेल्सियस से पहले अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इससे पहले ये जो FeO वाली लाइन है, इससे नीचे ये आ रहा है, कौन आ रहा है, ये CO से CO2। तो बात समझ में आई, मतलब बिलो 710 केवल ये ग्राफ नीचे आ रहा है, ये ग्राफ नीचे आ रहा है, तो यही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मैंने आपको बताया था क्या, रिड्यूसिंग एजेंट बिलो द मेटल ऑक्साइड इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है।
अब देखिए इससे नीचे आ रहा है तो इसका अपन इक्वेशन भी बना सकते हैं। इक्वेशन क्या बन जाएगा, FeO को रिड्यूस करवाना है, ये आपका FeO कौन करेगा, CO करेगा, किसमें करेगा, Fe प्लस CO2। तो इसका मतलब क्या होगा, ये लेस देन 710 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात करें इससे हाई टेम्परेचर पर, हाई पर बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है, ये FeO वाली लाइन है, इससे नीचे कार्बन आ रहा है, तो इससे हाई टेम्परेचर पे, मतलब जो अपना सेकंड रीजन है, रीजन बी, बेटा यही क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, अबो 710 डिग्री सेल्सियस। तो इससे हाई टेम्परेचर पर कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। इक्वेशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं आप, ये FeO प्लस कार्बन, तो Fe प्लस CO, तो यहां पर ग्रेटर देन 710, तो 710 से हाई पर Fe कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट और लो पे CO। लेकिन हमेशा याद नहीं रखना है कि सर लो पर तो CO होता है, हाई पर C होता है, बिल्कुल गलत है बेटा। यहां पर देखो लो टेम्परेचर पर CO और हाई पर कार्बन है। इससे पहले जो मैंने ग्राफ किया था उसमें क्या किया था, जो एक रेंज थी उसमें कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट था, CO अच्छा नहीं था, क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर कट कर रहा था। तो ये कोई पॉइंट नहीं है कि लो पर CO हाई पर C, ये हर एक ग्राफ पर डिपेंड करता है। तो सेकंड वाला आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर ग्राफ से डायरेक्ट देखकर। एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, एक और ऊट पटांग ग्राफ के साथ एक एक पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने के लिए चलिए ध्यान दीजिए। आपको बिल्कुल पता है ये टेम्परेचर है, ये आपका क्या है, डेल्टा जी है, जो यहां पर नेगेटिव है। एल्यूमिनियम के रिडक्शन के लिए अपन बात कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स और कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। इन ग्राफ्स के बारे में आपको मैं अगर बताना चाहूं तो देखिए, ये जो ग्राफ है ये मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो ग्राफ है आपका एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये जो डिक्रीजिंग ग्राफ है ये आपको पता है ये कौन से वाला है, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपको बताना है कि कब कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। एनसीईआरटी के मैं 2-3 क्वेश्चन है वो डील करूंगा, ये वाला अपन बाद में डिस्कस करते हैं। पहले Mg का एल्यूमिनियम के साथ रिलेशन की बात करते हैं कि एल्यूमिनियम MgO को रिड्यूस करेगा या MgO इसको रिड्यूस करेगा। तो ये ग्राफ देखकर आपको क्लियर पता लग गया कि डायरेक्टली आप नहीं बता सकते, ये बिल्कुल ग्राफ डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको कुछ टेम्परेचर रेंज बता दूं, ये जो टेम्परेचर यहां पर कट हो रहा है ये लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस है, और ये जो टेम्परेचर कट हो रहा है ये लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो पहले अपन मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का रिलेशन देखते हैं, ध्यान से देखिए। आपके पास जो टेम्परेचर रेंज है बिलो 1500 डिग्री सेल्सियस और बिलो 1500 डिग्री सेल्सियस, नंबर मैं पॉइंट 1 बात करता हूं। फर्स्ट क्या है, बिलो 1500 डिग्री सेल्सियस। Mg और एल्यूमिनियम में कौन रिड्यूस करवाएगा, नीचे वाला मेटल, ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को। मतलब यहां की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस टेम्परेचर से नीचे मैग्नीशियम रिड्यूस करवा देगा किसको बेटा, Al2O3 को, किसमें, Al प्लस MgO करवा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1500 डिग्री से कम टेम्परेचर तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या कहेंगे, दिस इक्वेशन इज पॉसिबल एंड थर्मोडायनामिक फीजिबल। फिजिबल वर्ड का मतलब क्या है, फिजिबल का मतलब है ये टेम्परेचर अपन यूज करेंगे तो इतना खर्चा अपन कर सकते हैं, महंगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेकंड यहां पर बात करता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। सेकंड क्या है, अबो 1500 डिग्री सेल्सियस, अबो 1500 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है अब एल्यूमिनियम वाला ग्राफ ब्लू मतलब Mg से नीचे आ गया। अब एल्यूमिनियम क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा किसको, MgO को, किसमें, Mg प्लस Al2O3। अब अगर बेटा मैं पूछूं क्या ये पॉसिबल है, तो सर ये पॉसिबल है बेटा, पॉसिबल है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक फिजिबल है क्या, नॉट थर्मोडायनामिक फिजिबल। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए
क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है, तो सस्ता सुंदर टिकाऊ नहीं रहेगा। रिड्यूस बेटा दोनों ही आपस में कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। इस टेम्परेचर से नीचे मैग्नीशियम नीचे है तो Al2O3 को रिड्यूस कर देगा। इससे हाई टेम्परेचर पर एल्यूमिनियम नीचे है तो MgO को क्या कर देगा, ये MgO वाली लाइन है देखो ब्लू वाली, तो एल्यूमिनियम इसको रिड्यूस कर देगा। बट दिस इज थर्मोडायनेमिक नॉट फीजिबल। एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है कि जनरली तो अपन ये बोलते हैं कि Mg ज्यादा रिएक्टिव है, Al2O3 को रिड्यूस कर सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है एल्यूमिनियम MgO को रिड्यूस कर सकते? हाँ कर सकता है, आपके पास पैसा ज्यादा है तो कर सकता है। क्यों? खर्चा कर दो, टेम्परेचर ज्यादा दे दो, तो ये पॉसिबल है। लेकिन सस्ता टिकाऊ नहीं पड़ेगा, ये काफी खर्चा हो जाएगा। खर्चा हो जाएगा इसका मतलब इसको जनरली नो यूज, इसका यूज नहीं है, और ये आपके लिए क्या है, यूजफुल है। तो मैंने मैग्नीशियम का और एल्यूमिनियम का रिलेशन बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा था यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करेंगे किसकी, देखिए अब कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड वाले रिडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने तो C से CO वाला बनाया, वो भी बना दो। ले बेटा बना देते हैं। ये आ गया क्या, CO से CO। ये तो बेटा सब कुछ इससे नीचे, तो ये तो कोई काम का ही नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लगभग टेम्परेचर कितना आता है, ये लगभग 710 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, तो इसका तो कोई यूज नहीं है, ये जरूर नीचे आ रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ डील नहीं करेंगे अपने सिलेबस में, ये भी कर सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ गया, क्या कार्बन Al2O3 को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। क्या कार्बन Al2O3 को रिड्यूस कर सकता है? Al2O3 प्लस कार्बन कर देगा क्या एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम प्लस CO, बैलेंस कर ले। अगर ये करता है तो कब करता है, ये करता है अबो 2000 डिग्री सेल्सियस, पॉसिबल है, बट थर्मोडायनेमिक एंड इकोनॉमिकली नॉट फीजिबल। क्यों? 2000 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो बेटा बहुत नुकसान होगा, बहुत खर्चा हो जाएगा, इसलिए इसको जनरली यूज नहीं करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, नो यूज। और भी नुकसान है क्या, और भी नुकसान है। देखिए अगर बेटा इतने ज्यादा टेम्परेचर पर इसको गर्म करेंगे Al2O3 को कार्बन के साथ, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम कार्बाइड भी बन जाता है कुछ अमाउंट पे। तो एल्यूमिनियम तो बेटा खराब होगा कार्बाइड बन के, तो मतलब हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा, कार्बाइड बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। इसलिए इसका रिडक्शन एल्यूमिनियम का Al2O3 का रिडक्शन अपन कार्बन से नहीं करते। और एक बात बताओ मैं, अपन जितने भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन कौन सी, लेके कान्हा मांगे अलविदा, आर नॉट रिड्यूस्ड बाय कार्बन रिडक्शन। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बेटा एल्यूमिनियम यहां पर है तो बाकी सारी मेटल्स भी क्या होगी, नीचे की साइड ही आएगी ऐसे, और नीचे की साइड आएगी तो एक हाई टेम्परेचर पर टच करेगी, और हाई टेम्परेचर पर टच करेगी इसका मतलब वो थर्मोडायनेमिक फिजिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स को अपन रिड्यूस नहीं करवाते हैं, किसके साथ, कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये हुआ आपका एलिंगम डायग्राम फिनिश। मैंने बेटा एक एक पॉइंट जो क्वेश्चन बनते हैं इन 3 ग्राफ से रिलेटेड वो सारे एक एक डीप के अंदर डील किए कि कब किस टेम्परेचर पर कार्बन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज करना, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने मित्रों तक पहुंचाएं और चैनल को बढ़ाएं। और अगर आप किसी टॉपिक के बारे में लेक्चर चाहिए तो मेरे को मैसेज करें, आपको बहुत ही जबरदस्त वाला लेक्चर मिल जाएगा। थैंक यू।